आज के हमारे अध्यापन का बिंदु है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। मुक्त व्यापार नीति से तात्पर्य ऐसी व्यापार नीति है जिसके अंतर्गत न तो कोई प्रशुल्क एवं मात्रात्मक नियंत्रण होते हैं और न ही कोई ऐसी युक्तियां होती है जो देशों के बीच वस्तुओं के आने जाने में रुकावट डाले। प्रोफेसर जगदीश भगवती के अनुसार मुक्त व्यापार वह है जिसमें प्रशुल्कों, कोटा, विनिमय नियंत्रणों, उत्पादन साधन प्रयोग, उपभोग पर करों तथा सहायियों का अभाव हो। अर्थात मुक्त व्यापार जगत वह होगा जिसमें आयात अथवा निर्यात करने पर कोई प्रशुल्क और किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होंगे। इस प्रकार के संसार में कोई देश उन सब वस्तुओं को आयात करेगा जिन्हें वह उनकी घरेलू उत्पादन लागत से कम कीमत पर प्राप्त कर सके। मुक्त व्यापार का अर्थ समझने के बाद अब हम मुक्त व्यापार के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को देखते हैं। सबसे पहले जो मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क दिया जाता है वह है अधिकतम उत्पादन का तर्क। मुक्त व्यापार के समर्थक ये कहते हैं कि मुक्त व्यापार से उत्पादन अधिकतम होता है क्योंकि तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार मुक्त व्यापार से सभी देशों को लाभ होता है। यह लाभ आगे विश्व अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय को बढ़ा देता है। इस तरीके से मुक्त व्यापार से उत्पादन अधिकतम हो जाता है। फिर इसके बाद मुक्त व्यापार के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है वह है संसाधनों का इष्टतम उपयोग। संसाधनों के इष्टतम उपयोग से संबंधित जो तर्क दिया जाता है उसके अनुसार मुक्त व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण तथा श्रम का विभाजन होता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यापार करने वाले देश में वर्तमान संसाधन अधिक उत्पादक रूप से रोजगार में लगे होते हैं और अधिक कुशल रूप से संसाधनों का आवंटन हो जाता है। फर्म या उद्योग के भीतर ही संसाधनों का अधिक दक्ष उपयोग होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और श्रम के विभाजन से संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है। तीसरा है उपभोग को इष्टतम बनाना। मुक्त व्यापार उपभोग को इष्टतम बनाता है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है क्योंकि वे विदेशों से न्यूनतम संभव कीमतों पर अनेक वस्तुएं खरीद सकते हैं। इससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाता है। फिर चौथा है शिक्षाप्रद मूल्य। हैबरलर के अनुसार मुक्त व्यापार का शिक्षाप्रद मूल्य है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता देश के उत्पादकों को प्रेरित करती है कि वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए अवकाश का त्याग करें। उत्पादकता बढ़ाने के लिए वे नव परिवर्तन करते हैं और संगठन तथा उत्पादन के तरीकों में सुधार करते हैं। पांचवा है विस्तृत बाजार। मुक्त व्यापार से वस्तुओं को विस्तृत बाजार उपलब्ध होते हैं क्योंकि वस्तुओं की मांग किसी एक देश तक सीमित न होकर अनेक देशों में पाई जाती है। इसलिए सब प्रकार की वस्तुओं के लिए सारा विश्व ही बाजार बन जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि
विश्व प्रतियोगिता के कारण कम कीमतों पर बढ़िया वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके बाद आता है छठा, एकाधिकारों पर रोक। मुक्त बाजार एकाधिकारों को स्थापित नहीं होने देता। मुक्त बाजार के अंतर्गत प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और फर्मों अथवा उद्योगों का आकार इष्टतम होता है। इससे प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत न्यूनतम होती है। इस प्रकार मुक्त व्यापार निर्यात अथवा आयात के लिए अपेक्षाकृत नीची कीमत सुनिश्चित करता है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत अंतर एकाधिकारों को स्थापित होने से रोकता है। सातवां है ऊंची साधन आय। मुक्त व्यापार के अंतर्गत उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। वे अधिक कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर और देशों की बीच गति करते हैं। इसलिए मुक्त व्यापार के अंतर्गत मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ ऊंचे होते हैं। यही कारण है कि विश्व अर्थव्यवस्था और उसमें भागीदार देशों की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। आठवां है आविष्कार प्रोत्साहित करना। मुक्त व्यापार प्रतियोगिता और व्यापार अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों को सस्ती और बढ़िया वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उन्हें उत्पादन की नई तकनीकों और प्रक्रियाओं का आविष्कार करने, नई मार्केट को खोजने, कच्चे माल के नए स्रोतों आदि की प्रेरणा देता है। फिर है परिवहन और संचार का विकास। मुक्त व्यापार केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि देशों के बीच भी परिवहन और संचार के साधनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। रेल, सड़क, समुद्र और हवाई परिवहन प्रणालियों का प्रचार होता है जिसमें वस्तुओं का शीघ्रता से विश्व में आना जाना होता है। इंटरनेट, ईमेल और ई-कॉमर्स का विकास मुक्त व्यापार के विश्व में फैलने से ही संभव हुआ है। इसके बाद है 10वां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। मुक्त व्यापार राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ाता है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न देश एक दूसरे के साथ संपर्क और व्यापार वार्तालाप करते हैं। WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कार्य व्यापार समस्याओं को हल करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। फिर अंत में है आर्थिक विकास के लिए सर्वोत्तम नीति। हेबरलर ने लक्ष्य किया है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम नीति वह ठोस मुक्त व्यापार है। जिसमें महत्वहीन संशोधन एवं विचलन हो। इनके अतिरिक्त मुक्त व्यापार से विकासशील देशों में पूंजीगत वस्तुओं, कच्चा माल और विदेशी पूंजी का आयात होता है। नए विचारों को प्रेरणा मिलती है और तकनीकी ज्ञान, कुशलताएं, प्रबंधन की क्षमताएं और उद्यमिता आती है। मुक्त व्यापार सशक्त प्रतियोगिता को समर्थन देता है और अध्यक्ष एवं शोषणात्मक एकाधिकारों को रोकता है। इस प्रकार ये मुक्त व्यापार के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क थे। अब इसके बाद में मुक्त व्यापार के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनको देखते हैं। मुक्त व्यापार के विपक्ष में जो सबसे
पहला तर्क है वो है अबंध नीति और पूर्ण प्रतियोगिता का न पाया जाना। मुक्त व्यापार के समर्थक यह मानते हैं कि अबंध नीति विद्यमान और कीमत अंतर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्यशील है, लेकिन ये स्थितियाँ आज की दुनिया में मौजूद नहीं है। वर्तमान में एकाधिकार, क्रेताधिकार, उत्पादक संघ, अपूर्ण बाजार, प्रशुल्कों के परिणाम स्वरूप मुक्त व्यापार का परित्याग किया गया। इसके बाद में आता है एक पक्षीय विकास। मुक्त व्यापार की नीति के अंतर्गत कुछ ऐसे उद्योग तो पनपते हैं जिनमें देश को तुलनात्मक लाभ होता है, परंतु अन्य उद्योगों का विकास नहीं होता है। तीसरा है घटिया और हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन। चूंकि मुक्त व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के आने जाने पर कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए घटिया और हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार की संभावना बनी रहती है। इससे समाज कल्याण घटता है। अतः इस प्रकार की वस्तुओं के आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है। ये भी मुक्त व्यापार के परित्याग का एक कारण था। चौथा है राशिपातन, डंपिंग। जो देश संपन्न है, साधन संपन्न है, वे दूसरों के मुकाबले कुछ वस्तुओं का सस्ता उत्पादन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मुक्त व्यापार के अंतर्गत विश्व के बाजारों में गला काट प्रतियोगिता शुरू हो गई। जापान जैसे कुछ देशों ने राशिपातन की नीति अपनाई, जिससे वे विश्व के बाजारों में नीची कीमतों पर बेचते थे। स्वाभाविक रूप से इस नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यापार प्रतिबंध लगाया गया। पांचवा, एकाधिकार का जन्म। मुक्त व्यापार ने अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारों तथा स्थानीय एकाधिकारों को जन्म दिया है। छठा, देशों का शोषण और उपनिवेशीकरण। अल्पविकसित देश मुक्त व्यापार के अंतर्गत नहीं बल्कि संरक्षण की नीति के अंतर्गत ही विकास कर सकते हैं, ऐसा हैबलर का मानना है। क्योंकि मुक्त व्यापार की नीति अल्पविकसित देशों के विकास में सहायक नहीं है, बल्कि इस नीति ने 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के शुरू में देशों का शोषण और उपनिवेशीकरण किया। फिर है आर्थिक निर्भरता। मुक्त व्यापार की नीति ने देशों की दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता को बढ़ाया है। फिर अंत में व्यापार चक्र। मुक्त व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतार चढ़ाव होते हैं और देशों के बीच तेजी और मंदी फैलती है, जैसा कि 1930 की महामंदी के दौरान हुआ था। इस तरीके से मुक्त व्यापार के पक्ष में और विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनका हमने अध्ययन किया।